अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके मांगा मंडी में डकैती मुज़ामत के दौरान एक शख्स को कत्ल जबकि दूसरे को ज़ख्मी कर दिया गया। लेकिन जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश आगे बढ़ाई तो मालूम हुआ कि ये डकैती मुज़ामत नहीं बल्कि किसी घर के फ़र्द ने ही इसको मकतूल को कत्ल करवाया है, जबकि उसके बड़े भाई को ज़ख्मी किया है। ये वाक़या क्या निकला है और पुलिस ने किन मुल्जिमान को इस कत्ल के अंदर गिरफ्तार किया है, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारे मांगा मंडी में जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अताउल्लाह भट्टी साहब वो मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे और फिर इनके बाद मकतूल की फैमिली के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या क्यों कर पेश आया और क्या कभी इनको इन मुल्जिमान के ऊपर शक था या नहीं था। भट्टी साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जब ये वकूआ रूनुमा होता है तो उसके बाद जो 15 चली वो डकैती मुज़ामत की चली थी, आप मौके पर पहुंचे, क्या पता चला आपको, क्या देखा आपने? जी, जब उमर भाई हम जय वकूआ पर पहुंचे हैं ना, उस वक्त तो हमें यही लग रहा था कि ये डकैती की वारदात है। तो जब हमने जो ज़ख्मी नवाज़ था उससे हमने बात करने की कोशिश की, उससे बात की तो उसने हमें जब ये सारे वकूए के बारे में बताया कि डाकू आए हैं, उन्होंने आके हमें रोका है। रोकने के बाद जब उसने अब सारी वारदात करने के बाद जो भी मोबाइल थे, पैसे वगैरह थे, सब छीनने के बाद जब उसने मेरे भाई के ऊपर से सर के ऊपर हेलमेट था ना, उसको उतारने की जब कहा ना, तो जब जैसे ही उसने हेलमेट उतारा तो उसने उसको गोली मार दी। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइएगा, ये मांगा मंडी जो है, ये वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वारदातें होती रहती हैं, जिस जगह पे ये वाक़या पेश आया ये कोई मेन इलाका है या दूर दराज का इलाका है, आबादी कम है, किस तरह का इलाका है? जी उमर भाई, ये बिल्कुल न्यू रोड बनी है, शाम की भट्टियाँ से नीचे उतरती हैं और ये नहर के साथ जाती है, चिट्टी की तरफ ये रोड जाती है और न्यू बनी है। वहाँ पे आमदोरफ्त तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। और पुलिस की गश्त वगैरह थाना वहाँ पे बिल्कुल नहीं, वहाँ पे कोई भी गश्त नहीं है पुलिस की। रात को पुलिस गश्त करती है, सुबह तो बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि आमदोरफ्त ज़्यादा होती है। ये गालबन वाक़या जो है ये सुबह के टाइम पेश आया। जी बिल्कुल, तो उस टाइम इस इलाके में क्या रश की सूरत हाल होती है? लोग दफातर वगैरह नहीं जा रहे होते? जी बिल्कुल जा रहे हैं, वहाँ पे रश तो होता ही है, मामूल के मुताबिक रश होता है, लेकिन इतना ज़्यादा सुबह सुबह रश नहीं होता क्योंकि रोड सारी खाली होती है सुबह टाइम ना, मुल्तान रोड मेन खाली होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रश कम होता है। अमूमी तौर पे सुबह के औकात में डकैतियाँ कम होती हैं, डकैती मुज़ामत के वाक़यात भी कम होते हैं। तो जब आप मौके पे पहुँचे, जैसे आपने कहा मौके पे पहुँचे, तो ज़ख्मी से या किसी वहाँ पे मौजूद एनीशाही से बात वगैरह हुई आपकी? जी मेरी बात हुई थी, जो मकतूल का भांजा था अहमद, उससे मेरी बात हुई थी। उसने मुझे कहा था यार मुझे नहीं लग रहा कि ये डकैती की वारदात है, मुझे ये लग रहा है कि टारगेट किलिंग किया गया, मेरे मामू को टारगेट किया गया। तो जैसे ही उसने ये सारी बात बताई, शाम को हमें पता चला कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजम तो जो था वकास नामी, उसको पुलिस ने कसूर के इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। जैसे उसको गिरफ्तार किया तो फिर इसको जो मकतूल की मिसेस थी उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार रात को कर लिया। मुकदमा जो था वो किन के खिलाफ दर्ज कराया गया था? मुकदमा नामालूम के खिलाफ दर्ज करवाया था क्योंकि डकैती का वकूआ बता रहे थे। जैसे एक शुरुआत ही ऐसी हुई कि ये डकैती है। सही, जी हाँ, बहुत शुक्रिया। अता भट्टी साहब की आप गुफ्तगू सुने थे, मुदई और ज़ख्मी होने वाले जो शख्स हैं उनके घर चलते हैं, उनके पास चल के उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो रिश्तेदारी निकल रही है सामने जिन्होंने कत्ल करवाया, इसकी क्या वजह है, कोई लड़ाई झगड़ा था, क्या सारा वाक़या हुआ, उनसे तफसीलन सारे वाक़े की डिटेल्स लेते हैं। इस वाक़े में जहाँ पर एक शख्स जाँ भाग हुआ तो वहीं उनके सगे बड़े भाई जो थे वो ज़ख्मी हुए थे, जिनकी टांग में गोली लगी थी। ये वकूआ कैसे पेश आया, ये कहाँ जा रहे थे, ये तमाम तफसीलात जानते हैं इनसे। और अब इनकी तबीयत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये काफ़ी रोज़ तक अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे, जिसके अंदर इनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ भी गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सेहत बेहतर हुई है, तो डॉक्टरों ने ना सिर्फ इनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया बल्कि अब ये पहले से बेहतर भी महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि ये कहाँ जा रहे थे, ये कैसे वकूआ पेश आया, और उसके बाद जो मुदई हैं वो इनके भाई ही हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि पुलिस ने तफ्तीश में जिन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया उनका किरदार क्या बताया गया है और कैसे उनको गिरफ़्तार किया गया। सबसे पहले इनसे जानते हैं। और आपका नाम? नवाज़। नवाज़ साहब, क्या करते हैं आप? मैं पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हूँ। लासनैक आर्मी मेडिकल कोर्स से मेरा तल्लुक़ है और आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद फिर मैं अपने एक दो काम किए और अभी मैं अलगनी फ्लोर मिल है सुंदर स्टेट में, वहाँ पे एज ए सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ। शादीशुदा? जी शादीशुदा। कितने बच्चे? मेरा एक बेटा है 2 साल का। उस रोज़ जब ये वकूआ पेश आया आप कहाँ जा रहे थे और क्या टाइम होगा? करीबन 9:15 का टाइम होगा। सुबह? हाँ सुबह ड्यूटी पे जा रहे थे। अच्छा, यानी आप रूटीन से हम ड्यूटी पे जा रहे हैं। मिल में जा रहे हैं? जी मिल में जा रहे हैं, अपने जिस तरह रोज़ जाते हैं उसी तरीके से अपने रूटीन वाइज
साथ ड्यूटी पे जा रहे थे दोनों भाई। भाई हमेशा साथ आपके जाते हैं? साथ मेरे होता है वो छोटा भाई, क्योंकि वो मेरे साथ ही होता है, को वो बाइक वो चलाता है, मैं उसके पीछे बैठ के। तो वो साथ क्यों जाते हैं आपके? हाँ जी, क्यों साथ जाते हैं? उसको वहाँ पे मैंने भर्ती करा हुआ वहाँ पे। अच्छा, वो भी आपके साथ उसी मिल में नौकरी उसी मिल में नौकरी कर रहा है, वो जॉब कितने अरसे से? वो तकरीबन वहाँ पे 6-7 माह हुआ वहाँ से। और आप कितने अरसे से नौकरी? मैं वहाँ 3 साल से। आपने नौकरी दिलवाई अपने भाई? हाँ जी, वो बेरोजगार था अभी, तो कह रहा मुझे भी करना दिलवा दो, फिर मैंने वहाँ पे उसको फिर ठीक। आप लोग दोनों भाई इकट्ठे इकट्ठे जाते हर रोज़। उस रोज़ भी आप लोग सुबह घर से हाँ, निकले? हंसपे रूटीन हम इकट्ठे गए। तो यहाँ से निकले हैं तो शाम की भटियाँ का कट है, वहाँ से हमने 92 लिया है। तो आगे एक नई रोड बनी, वहाँ पे हम अभी पहुँचेंगे। तो 2 आदमी आए बाइक पे, तो उन्होंने 30 बोर जो पिस्टल था उसका बुलेट मारा और कहते जो कुछ है निकाल दो। कहते बाइक रोको। हमने रोक दी। कहते जो कुछ है निकाल दो। मैंने कहा ठीक है जी, निकाल देते। पैसे थे वो निकाल दिए, दूसरे भाई ने भी पैसे निकाल दिए। अभी कहते मोबाइल दो, हम दोनों ने मोबाइल भी उनका हाथ पे रख दीजिए, लो जी। जब मोबाइल भी दे दिए तो अभी हमने कहा अब तो छोड़ देंगे जाने। कहता भी छोटे को बोलते भाई तू अपने सर से हेलमेट उतार। उसने हेलमेट उतारा ही है तो उन्होंने शूट कर दिया, यहाँ सर में, यहाँ शूट किया, गोली लगाई। और वो बाइक पे बैठा हुआ था, क्योंकि वो नीचे नहीं उतरा हुआ था, बाइक पे था, मैं नीचे था उतरा हुआ। तो बाइक उसके ऊपर गिरी, जैसे वो गिरा गोली लगी और बाइक उसके ऊपर ही गिर गई। और तो मुझे कहने लगे तुम भी सीधे हो जाओ। मैंने खैर मिलते समाजित की कि यार देखो एक भाई आपने मेरा मार दिया, तो अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। तो कहते चलो ठीक है ऐसा करो, फिर मुंह उस तरफ करो जिस तरफ भाई की डेड बॉडी, मगर भाई गिरा पड़ा, उस तरफ मुंह करो। मैंने उधर मुंह किया तो मेरे घुटने के नीचे साथ रख के गोली मार दी। नवाज साहब, जिस रास्ते से आप मिल जा रहे थे, आप रोज़ाना इसी रास्ते से मिल जाते थे? जिस दिन धुंध होती वहाँ, उस दिन हम वहाँ से नहीं जाते थे। यानी कि 4-5 दिन पहले तकरीबन बहुत ज़्यादा धुंध थी उस दिन से, उस दिन हम वहाँ नहीं जाते। शाम को जब आते हैं हम सुंदर की तरफ से आते हैं ऊपर से, क्योंकि रास्ता सही नहीं, रात को ख़तरनाक रास्ता महसूस करते हैं हम खुद, जैसे भी रात को वहाँ पे कोई ऐसा मसला बन जाए। तो दिन को तो आम वहाँ पे ट्रैफिक चल रही होती है, हर सारे लोग आ जा रहे होते हैं, सब लोग आ जा रहे होते हैं। तो यूजुअली आप ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं? हाँ, यानी कि दिन के वक्त ये रास्ता और शाम को ऊपर से आ जाते हैं। दिन को इधर इसलिए जाते हैं कि शॉर्टकट था, सही, इसलिए। तो बाकी जब उन्होंने आपके भाई को सर में गोली मारी और आपको कहा कि पीछे मुँह करें और आपकी टांग में गोली मारी, क्योंकि आप बता रहे थे कि आप एक्स सर्विसमैन भी हैं, जी जी, तो आपको क्या लगा कि ये डकैती है? जैसे पहले तो उन्होंने आपसे पैसे मांगे, फ़ोन मांगे, उसके बाद जब उन्होंने पैसे और फ़ोन मांग लिया ना, वो जब दे दिया हमने, तो उस वक्त तक तो मेरे जहन में ये था कि ये डाकू है, क्योंकि अक्सर रूटीन से आपको पता है कि डकैतियाँ हो रही हैं मांगा मंडी में भी, हर जगह पे। लेकिन जब उन्होंने गोली मारी भाई के सर में, फिर मेरा जहन डकैती की तरफ से हट गया। मैं कहा ये जो डकैती नहीं है, ये तो टारगेट कह लेंगे, कोई हमारा पीछा करके आया है, सिर्फ हमें कत्ल करने के लिए आया कोई। जब ये वक़ूआ हो गया और आपके भाई को गोली मार दी, आपको भी गोली मार दी, तो मुलजिमान फरार हो गए, उसके बाद क्या हुआ? गोलियां मारने के बाद आपने क्या किया? बड़े आराम से गोलियां मारी और फरार निकले, पीछे मुड़ गए। हेलमेट वगैरह पहने हुए थे उन्होंने? चेहरे नहीं, उन्होंने हेलमेट नहीं पहने थे, नंगे चेहरे थे। फिर क्या हुआ? कैसे लोग मदद को पहुंचे आपके, कैसे आप? बस यूं ही वो निकले तो इधर से 2-3 गाड़ियां आ गई, 1-2 बाइकें आ गई, इधर से भी एक पुलिस कांस्टेबल था, वो ड्यूटी ख़त्म करके आ रहा था, भाई था मेरा पीछे आ रहा। ये हमें तकरीबन थोड़ा पीछे मेरा भाई था, सगे बड़े भाई जो यानी कि थोड़ा पीछे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पीछे ये था। जब मैंने पीछे मुड़ के ऐसे थोड़ा सा गर्दन पीछे मुड़ के देखी तो फिर कि ये भी पीछे आ गए। फिर इन्होंने
पता नहीं इन्होंने किया है, किसने किया है। 15 पे कॉल इन्होंने करवाई है, अपने मोबाइल से करवाई है या किसी के मोबाइल से करवाई है, किस तरह पर फिर हमें भाई ने फ़ौरन संभाला आके, और मुझे फिर इन्होंने 11 बाई में एम्बुलेंस में लोड करवाया और लाहौर जिना में भेज दिया, और छोटे भाई को फिर ये घर लेके आए। किस तरह मौके पे डेथ होगी छोटे भाई की? मौके पे, क्योंकि वहाँ पे आपको पता सर में गोली लगी तो ऐसी जगह पे लगी थी और इतनी टकाने लगे। कितने रोज़ आप अस्पताल में गए, इलाज गए, और डॉक्टर क्या कहते हैं आपके जख्म के बारे में? मैं तकरीबन ये 2 तारीख का वाक़या है और कल डिस्चार्ज हुआ। जख्म के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं? ज़ख्म बेहतर हो गया है। तो जब जी हड्डी थोड़ी फ्रैक्चर है, तो वो कहते हैं 24 तारीख को वापस दोबारा आना, क्योंकि हमारा काम था पहले इस ज़ख्म को ठीक करना और फिर देखेंगे हड्डी की क्या पोजीशन है। अगर ऑपरेट करने वाली हुई तो ऑपरेट करेंगे, वरना खाली प्लास्टर करके छोड़ देंगे। नवाज साहब, जब उन्होंने आपको गोलियां मारी और आपको अंदाज़ा हो गया कि ये आपको लोगों को मारने के लिए आए, तो जहन में क्या है? कोई किसी से लड़ाई दुश्मनी, कोई झगड़ा कभी हुआ? किसी से नहीं आते, बिल्कुल ये बात ज़हनो गुमान में नहीं कि हमारी किसी से दुश्मनी, किसी से कोई रंजश है ही नहीं किसी से। अल्हम्दुलिल्लाह अमन पसंद लोग हैं और अमन पसंदी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम किसी के साथ हमारा कोई तनाज़ा नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल आज तक। तो सोच आती रही अस्पताल में भी कि क्या हुआ होगा, क्यों लोगों ने मुल्ज़मान ने ये किया? बस यही बात बार बार आती थी कि जब हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, किसी के साथ कोई हमारा को फटा नहीं है, तो इन लोगों ने हमें क्यों मारा है? इस बात का बार बार यही फिल्म चल रही थी। जब भाई को गोली लगी तो उस वक्त ये मैंने भी कलमा पढ़ लिया, मैंने कहा भाई को लग गया अब मेरा नंबर है। मैंने भी ऐसे पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे पता था मुझे मार देना इन्होंने, भाई को माफ़ नहीं किया, मुझे अब मेरा नंबर है। लेकिन शायद वो मार नहीं आपके भाई को आए थे और आपकी मिन्नत हाँ, लेकिन वो मारनी शायद उसको आए थे और मुझे शायद हेलमेट भी इसलिए उतरवाया, आपको नहीं लगता? हेलमेट उन्होंने इसीलिए उतरवाया है कि गोली स्लिप ना हो जाए, निशानदेही भी हो जाए। हाँ जी, निशानदेही भी हो जाए कि वाकई यही आदमी है, और उन्होंने बकायदा प्लानिंग करके मारा। सही। आप ज़ख्मी होने वाले नवाज साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे कि किस तरह से ये घर से निकले और जब ये आधे रास्ते के करीब पहुंचे तो पीछे से 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने ना सिर्फ इनको रोका, इनसे पैसे वगैरह भी लूटे और उसके बाद इनके छोटे भाई के सर में गोली मार दी और इनके टांग पे गोली मारी। इनके जो मुद्दई हैं इस मुकदमे के, वो इनके भाई हैं जो पीछे से आ रहे थे। उनसे भी जानते हैं कि किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था इन्होंने, क्या इनको कोई मालूम था, कोई दुश्मनी वगैरह है, और अब जो मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं उनसे इनका क्या ताल्लुक है और क्या इनके वहम गुमान में था कि कोई इस तरह का इनके घर का बंदा ऐसी वारदात कर सकता है। आपने मकतूल के ज़ख्मी होने वाले भाई की गुफ्तगू सुनी जिनके साथ वो मोटरसाइकिल पर बैठ के पीछे जा रहे थे। जो इस मुकदमे के मुद्दई हैं, जो जब ये वक़ूआ पेश आया तो अपने भाइयों के पीछे आ रहे थे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि अब तक केस के अंदर क्या कार्रवाई हुई है, मुल्ज़िमान कितने पकड़े गए हैं, कितने अभी तक मफरूर हैं, किन के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था, तमाम तफसीलात इनसे जानते हैं। मोहतरम, आपका नाम? मोहम्मद नसरुल्लाह। नसरुल्लाह साहब, आप क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड करता हूँ, चौकीदार। जिस रोज़ ये वाक़या हुआ, आपके एक भाई को कत्ल किया गया, एक को गोली मारी गई, मौके पे आप पहुंचे, उसके बाद क्या किया आपने, किन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया? मैंने नामलूम अफराद के लिए उनके खिलाफ मैंने कराया कि नामलूम, मुझे पता नहीं था पहले दिन, तो मैं बाद में पता चला है। किस थाने में मुकदमा दर्ज कराया? मांगा मंडी में आपने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। इब्तदाई तौर पे जो कॉल चली थी वो डकैती मुज़ाहमत पे कत्ल की चली थी, क्योंकि काम ही ऐसा था ना कि डकैती वगैरह, क्योंकि हमारी किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं। कितने अरसे से आप इस इलाके में रह रहे हैं? हम पहले इधर हुए हैं, बचपन इसी इलाके में, इसी गांव में पैदा हुए। तो फिर तो सारे जानते होंगे, सारे जानते, पूरा इलाका जानते। और जैसे आपके भाई भी कह रहे थे कि आप लोगों की कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है, साथ नहीं। जब ये वक़ूआ आपके ज़हन में क्या आया सबसे पहले कि क्या हुआ होगा, कि दुश्मनी भी किसी से नहीं है, कुछ ऐसा है भी नहीं? मैं तो यही समझा कि क्योंकि मैं देख रहा था सामने, थोड़ा पीछे मैं था, तो मैं तो यही देख रहा था कि डकैती कर रहे हैं, शायद डकैती के दौरान ही को उन्होंने फायर मार दिया भाई को, क्योंकि मज़ामत भी नहीं की मेरे भाइयों ने, सब कुछ देख रहा था मैं अपनी आंखों से। उसके बाद फिर छोटा भाई अल्लाह को प्यारा हो गया।
बड़े भाई की टांग में उन्हें गोली मार दी। मुकदमा दर्ज हुआ, तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस ने आपको क्या बताया, किस तरह से तफ्तीश की जा रही है? उन्होंने फिर मुझे बताया कि हमने कोई काले शाले ट्रेस किए हैं, उससे पता चला उनको। फिर उन्होंने वो जो कातिल है उसको पकड़ा पहले। सबसे पहले कातिल पकड़ा? हाँ जी, कातिल पकड़ा गया था 2 दिन बाद। उसके बाद फिर घर आए हैं, वो मकतूल की सैफुल्लाह मेरे भाभी को लेके गए, फिर साथ मुझे भी ले गया था उधर। फिर उन्होंने उससे पूछा कुछ, वो मान गई कि मैं नहीं कराया कत्ल। यानी आपके भाई को, नसरुल्लाह को, आपकी भाभी ने, सैफुल्लाह को आपकी भाभी ने कत्ल कराया? ये पुलिस ने आपको बताया? पुलिस ने बताया, क्योंकि उन्होंने कोई काले शाले टेस्ट किए ना, उससे उनको पता चला। तो जो आपकी भाभी है उनका राब्ता कातिल के साथ था? जी जी। कातिल कौन है? कातिल वकास है, वकास उर्फ टीपू कहते हैं उसको, वल्ला करम उसका बाप का नाम है। कहाँ का रहने वाला? ये कसूर की साइड में, बादरपुरा। जानते हैं आप लोग उसे? नहीं, हमें नहीं जानते। भाभी कैसे जानती हैं? भाभी को वो काले से कोई कोई फोन दुश्मनी वगैरह आप लोगों की उसके साथ? नहीं, कोई भी नहीं है, मैंने देखा पहले बार उसमें। तो फिर क्यों मारा उसने आपके भाई को, और छोटे भाई को क्यों जख्मी किया? वो बड़े भाई को क्यों जख्मी किया? वो इसलिए मारा है कि वो शादी करना चाहता है। किससे? आपकी भाभी से? भाभी से। उसने बोला कि इसने बोला था कि इसको मार दो तो मैं आपके साथ शादी कर लूँगा। आपकी भाभी ने कहा? भाभी ने कहा कि उनके शौहर को मार दो। जी जी। कितना अरसा हुआ था आपके भाई की शादी को? तो तकरीबन 18-19 साल हो गए। और बच्चे वगैरह? बच्चे 5 हैं। ये पसंद की शादी थी या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज थी। और आपके भाई की कितनी उम्र होगी जो मकतूल है? भाई की उम्र है तकरीबन कोई 43-44 साल है। और भाभी की उम्र कितनी होगी? 38 साल है। और वो कहाँ की रहने वाली है पीछे से? वो खुड़ियाँ है, एक अराइयाँ वाला कोट, कसूर की रहने कसूर वाली? के। और जो कातिल है वो भी कसूर का रहने वो वाला? दूसरी साइड का है। तो आपको पुलिस ने ये बताया कि जो मकतूल की बीवी है और कातिल, इन दोनों के आपस में ताल्लुकात है और ये शादी करना चाहते हैं, इस वजह से? जी जी। अभी पुलिस ने कितने मुलजिमों को पकड़ाया और मुलजिमान क्या कहते हैं? पुलिस ने आपको क्या बताया? हुई आपकी मुलजिमान से, पुलिस से मुलाकात? वो पकड़े गए हैं, सारे पकड़े गए हैं। 2 जो मोटरसाइकिल सवार थे वो दोनों पकड़े गए हैं। मेरी भाभी पकड़ी गई है। तो अभी मैं उनकी तफ्तीश वगैरह गुजारी है, रिमांड पे पुलिस काम कर रही, तो बड़ी जल्दी पकड़ा उन्होंने। इतनी जल्दी? वैसे आपको यकीन आता है कि इतनी जल्दी दिनों के अंदर पुलिस ने कातिल को भी पकड़ लिया, जो कातिल के साथ था उसको भी पकड़ लिया? क्या बताती है पुलिस, कैसे मुलजिमान तक इतनी जल्दी पहुंची? वो कुछ उनके पास कोई होता है, क्या कहते हैं उसको, जियो फेंसिंग। हाँ जी, उसके साथ उन्होंने ट्रेसा है। तो 2 दिन बाद पकड़ा गया बोलते। तो जब आपका भाई कत्ल हुआ और लाश घर में आई, तब आप लोगों को अपनी भाभी के ऊपर किसी किस्म का कुछ शक हुआ? किस तरह का वो रिएक्ट करी थी, किस तरह का उनका? नहीं, हमें कोई शक नहीं, क्योंकि आज तक हमारे भाई ने ना कोई ऐसी बात हुई, ना ही हमारे साथ का मामला तो हुआ है, हमें कोई शक नहीं। तो भाभी की कोई आपके भाई के साथ लड़ाई झगड़ा रहता था या घरेलू हालात ठीक नहीं थे? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं थी। ऐसे तो हर घर में होता ही थोड़ा पता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि रोज़ाना झगड़ा हो या कोई ऐसा मामला तो नज़र आया। ऐसा कोई मामला। जब पुलिस ने आपकी भाभी को गिरफ्तार किया, उसके बाद आपकी मुलाकात हुई भाभी से? जी हुई। क्या कहते हैं? मैंने उसको पूछा था कि आपने क्यों किया भाभी ऐसा, कि इतना शरीफ आदमी आपने कत्ल करवा दिया। वो खामोश रही, शर्मिंदा थी शायद, उसने को मेरे साथ बात नहीं की। 5 बच्चे हैं आप बताते हैं, कितने बड़े बच्चे हैं? सबसे बड़ा कितना है, सबसे छोटा कितना है? बड़ी बच्ची जो है मेरे 17-18 साल की है। बाकी छोटे बच्चे, बड़ा जो बच्चा है वो 12 साल का है, बेटा जो है। बाप कत्ल हो गया, माँ जेल चली गई, क्या मुस्तकबिल है बच्चों का, कैसे देखते हैं? अभी मैं उनको देख रहा हूँ, मेरे घर में रह रहे, उसकी देखभाल कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करूँगा। आपको लगता है कि मुलजिमान पकड़े गए हैं? मुलजिम के बारे में बताया जाता है कि शायद वो पहले भी किसी कत्ल के मुकदमे में रह चुका है, इस तरह का कुछ पुलिस ने बताया आपको? जी। पहले किसको कत्ल किया था? उसको एक भाई का कत्ल था। मैं उनकी आप उधर में को होगा मसला उनका। आपको लगता है कि जो मुलजिमान ने आप लोगों के घर के ऊपर सितम ढाया है उनको सज़ा मिल सकेगी और आप लोग केस की पैरवी करेंगे? क्योंकि ज़्यादातर लोग कत्ल के केसों में पैरवी करनी छोड़ देते हैं, जिसका मुलजिमान को फ़ायदा मिलता है। जी, मैं इंशाल्लाह करूँगा और इंशाल्लाह अल्लाह इंसाफ हमें दिलाएगा, क्योंकि पुलिस वाले हमारे साथ बहुत मदद कर रहे हैं, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। कोई इतना ताउन कर रहे हैं कि अभी तक कर रहे हैं।
और मुकम्मल तामन कर रहे हैं। उनके पर हम कोई गिला नहीं है पुलिस के ऊपर, क्योंकि पुलिस हमारे साथ फुल मुकम्मल तामन कर रहे हैं। हम उनको सलाम करते हैं कि अच्छा सलूक कर रहे हैं हमारे साथ, हमें कोई उनसे परेशानी नहीं है, कोई ऐसी मामला नहीं है। इंशाल्लाह वो जल्दी इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया। आप मकतूल के भाई की गुफ्तगू सुन रहे थे, जो मुद्दई भी हैं। इनके भाई को और किसी ने नहीं बल्कि इनकी भाभी ने ही कत्ल करवाया है, और कत्ल करने की वजह भी आपने सुनी कि वो किसी शख्स से शादी करना चाहती थी और उस शख्स से कह के इनके भाई को कत्ल करा दिया। पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया हुआ है। जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के वाक़यात क्यों कर रहा हो रहे हैं। इसमें एक तो क्राइम सीन की वैल्यूएशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब हम उसको एवेल्यूएट करते हैं तो उसमें कई ऐसे क्लूज़ होते हैं जो कि बताते हैं कि ये मर्डर है या रॉबरी है। इस केस में भी जब एनालिसिस किया गया क्राइम सीन का, तो जो मर्डर हुआ सैफुल्ला, उसकी जो ब्लैकनिंग थी पिस्टल के फायर की, विच मीन्स के उसको टारगेट करके मारा गया और करीब से फायर मारा गया। और नॉर्मली डकैती में अगर मज़ामत हो या रॉबरी में मज़ामत हो तो वो कोई फासले से मारते हैं और उसमें कोई रेजिस्टेंस को बचाव की आसार होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको मारने ही वो बेसिकली आए थे और रॉबरी जो है उसका रंग दिया गया। और उसके देखा देखी चूँकि उसका भाई भी उधर मौजूद था तो उसको भी उन्होंने टांग पे फायर मारा। लेकिन उनका बुनियादी मकसद जो था, जो क्राइम सीन की स्टोरी और क्राइम सीन की रिकन्स्ट्रक्शन हमें बता रही थी और एविडेंस जो थे वो इसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये इंटरनल कोई क्राइम सीन है। तो उसको फिर हमने जब इंटरनली देखा और उसके बाद फिर उसकी बीवी के मोबाइल का एनालिसिस किया तो उसमें हमें कुछ चीज़ें, कुछ इवेंट्स जो थे मशकूक नज़र आए। उसको जब हमने मज़ीद प्रोब किया तो जो उसके लिंकर्स थे उन पे हमने काम करना शुरू किया। फिर उनके लिंकर्स के ज़रिए फिर हम इस केस को जल्दी बस्ट करने में कामयाब हुए। आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि उनको यकीन ही नहीं आता कि पुलिस ने इतनी जल्दी उनके भाई के कातिलों को गिरफ़्तार कर लिया है। और कातिल कोई और नहीं बल्कि मकतूल की अपनी बीवी निकली है, यानी ज़ख्मी होने वाला जो दूसरा भाई है उसकी भाभी निकली और उसने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल करवाया है। ये कत्ल करवाने की वजह क्यों पेश आई, इतनी संगीनी इस केस में क्यों आई और मुल्ज़िमान को इतनी जल्दी कैसे पकड़ा गया, कौन से ऐसे क्लूज़ और लीड्स मिली थी पुलिस को कि इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया। इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन के पास हम मौजूद हैं इमरान कीश्वर साहब, उनसे जानते हैं। इमरान साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। इमरान भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कत्ल के केस के अंदर अमूमी तौर पर लोगों का यही ख्याल है कि 1, 2, 3 माह लग जाते हैं पुलिस को तफ्तीश आते जाते, एविडेंस कलेक्ट करते, फ्रांसिक रिपोर्ट्स आते। इसके अंदर मुद्दई कहते हैं कि दूसरे रोज़ ही उनको पता चल गया था कि आप लोगों ने मुल्ज़िमान गिरफ़्तार कर ली। ये कैसे मौजूद हो गया? इसमें एक तो क्राइम सीन की वैल्यूएशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब हम उसको एवेल्यूएट करते हैं तो उसमें कई ऐसे क्लूज़ होते हैं जो कि बताते हैं कि ये मर्डर है या रॉबरी है। इस केस में भी जब एनालिसिस किया गया क्राइम सीन का, तो जो मर्डर हुआ सैफुल्ला, उसकी जो ब्लैकनिंग थी पिस्टल के फायर की, विच मीन्स के उसको टारगेट करके मारा गया और करीब से फायर मारा गया। और नॉर्मली डकैती में अगर मज़ामत हो या रॉबरी में मज़ामत हो तो वो कोई फासले से मारते हैं और उसमें कोई रेजिस्टेंस को बचाव की आसार होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको मारने ही वो बेसिकली आए थे और रॉबरी जो है उसका रंग दिया गया। और उसके देखा देखी चूँकि उसका भाई भी उधर मौजूद था तो उसको भी उन्होंने टांग पे फायर मारा। लेकिन उनका बुनियादी मकसद जो था, जो क्राइम सीन की स्टोरी और क्राइम सीन की रिकन्स्ट्रक्शन हमें बता रही थी और एविडेंस जो थे वो इसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये इंटरनल कोई क्राइम सीन है। तो उसको फिर हमने जब इंटरनली देखा और उसके बाद फिर उसकी बीवी के मोबाइल का एनालिसिस किया तो उसमें हमें कुछ चीज़ें, कुछ इवेंट्स जो थे मशकूक नज़र आए। उसको जब हमने मज़ीद प्रोब किया तो जो उसके लिंकर्स थे उन पे हमने काम करना शुरू किया। फिर उनके लिंकर्स के ज़रिए फिर हम इस केस को जल्दी बस्ट करने में कामयाब हुए। खातून ने अपने शौहर को जिस बंदे के साथ मिलकर कत्ल करवाया, इन दोनों का आपस में कितने अरसे से ताल्लुक़ था और क्यों कत्ल करवाया? मोहरिक
असल वजह? ये खातून 40-45 साल की है और 5 बच्चे हैं इसके, एक बेटी की शादी भी कर चुकी है। और ये खातून जो है इसका कोई 1 साल के करीब से ज़्यादा अरसा हो गया था इसको नाजायज़ ताल्लुक़। और ये जो था इनका प्लान बना था कोई 2 माह पहले कि जी इसको हम एलिमिनेट करेंगे। इस खातून ने प्लान बनाया कि अपने खामद को एलिमिनेट करने का। तो इसको फिर वकास जो है एक हार्डन क्रिमिनल है। ये पहले भी एक दफ़ा 3 साल पहले इसने मर्डर किया, जिसमें 8 महीने पहले जेल से बाहर आया। और जेल से बाहर आके चूँकि ये ऑलरेडी ये काम कर चुका हुआ है तो इसके लिए कोई हेजिटेशन नहीं थी इसके पास, और वेपन्स वगैरह भी अवेलेबिलिटी थी क्योंकि साहब का एक ये दुश्मनी है। तो इसलिए फिर इसको बड़ा इजीली इसने एग्जीक्यूट कर लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको ट्रेस करने में, अरेस्ट करने में कामयाब। अभी इसको हमने शनाख्त परेड में अदालत में भिजवाया हुआ है। इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्दी उसमें प्रोसिक्यूट होगा। मुलजिम ने मकतूल को कत्ल ही करना था या सिर्फ डराना था, या वो इस इंटेंशन के साथ आया था कि इसको ख़त्म ही कर देना? मैंने जैसे आपको बताया क्राइम सीन यही बता रहा था कि इंटेंशन है, और जो हमारी इंटेरोगेशन है मुलजमा की और मुलजम की वो भी यही बता रही है कि ये जो है वो बेसिकली मर्डर का ही इनका प्लान था। तो जो साथ भाई था उसको भी जख्मी किया, और वो भी यानी उसका मुंह दूसरी तरफ करवाया और फिर पीछे से टांग पर रख के गोली मारी, उसको क्यों जख्मी किया? उसको इसलिए कि एक रंग दिया उन्होंने रॉबरी का, और कि बड़े एग्रेसिव रॉबर्स हैं, और फिर ये रॉबरी में अगर आप मज़ामत करेंगे तो आपको भी हम, जारी बात है फिर उसमें इन्होंने एक किस्म की फॉल्स कलरिंग की है। इमरान भाई, जैसे अभी आपने बताया कि वकास जो है वो पहले भी एक कत्ल के अंदर जेल काट के भी आया और कुछ अर्सा कबल ही रिहा हुआ था। क्या ऐसी, एक तो चलें हो गया कि दियत का हमारे यहाँ पे मौजूद है कि दियत देके आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये जो मुद्दई हैं ये भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, हम कि इसको परसू भी करेंगे और उसको अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसी वजूहात रह जाती हैं, आपसे अक्सर मैं पूछता हूँ, जिसका फ़ायदा उठा के मुलजमान जल्दी बेल करवाने में कामयाब हो जाते हैं या रिहाई पाने में कामयाब हो जाते हैं? वो कौन से ऐसे लैकूनाज हैं जिनको ओवरकम नहीं किया जा सका? जो तकरीबन 70% जो केसेस हैं मर्डर के, उसमें रिजाइलिंग ऑफ विक्टिम या विटनेसेस या कंप्लेनेंट, ये सबसे मेजर कॉज है। और उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या किसी स्टेज पे जाके उनको फॉलो नहीं करते। दूसरी एक रीज़न होती है कि उसमें एविडेंस लिंक करना होता है अक्यूज्ड के साथ। उसमें प्रोसिक्यूटोरियल कोई खामियां इस तरह की रह जाती हैं जिसमें वो हम उस पर, हमारा काम है, हमारा प्रोफेशनल काम है, उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। PFSA में जब रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो उसको भी हमने चेन ऑफ कस्टडी के मुताबिक और चेन ऑफ फैक्ट्स को हमने कनेक्ट करके एविडेंस को इनकॉर्पोरेट करना होता है। ये सारी चीज़ें जो है अच्छे केस प्रेपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसमें अब भी मर्डर में कंसिडरेबली हमने इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, और उसमें कन्विक्शन रेट जो है वो अराउंड 40% टच किया है, विच मीन्स के वो पहले से बेहतरी इसमें आई है। लेकिन रिजाइलिंग का हम कुछ नहीं कर सकते। अगर एक विक्टिम रिजाइल कर जाए या कंप्लेनेंट रिजाइल कर जाए कोर्ट के दौरान, या वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए, तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। SSP इन्वेस्टिगेशन की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। हमारे नफ्सियाती इस हवाले से क्या राय रखते हैं, ऐसे वाक़यात क्यों जन्म ले रहे हैं, उनसे भी जाने की कोशिश। कई दफ़ा जब रिलेशनशिप्स में सेटिस्फैक्शन नहीं होती तो लोगों के अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते। ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामिन ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। अब लेटेस्ट रिसर्च इसी तरफ पॉइंट आउट कर रही है कि जिन लोगों के रिलेशनशिप्स नहीं अच्छे होते या जो लोग खुद जहनी बीमारियों का शिकार होते हैं, उनके अंदर हैप्पीनेस के हार्मोन्स कम होने की वजह से वो इनफिडिलिटी का शिकार होते हैं या वो इस किस्म के और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो इस वाक़ये के अंदर भी कुछ लस्ट का वाक़या लगता है। देखें आप, हम अक्सर मोटिव देखते हैं कि क्या मोटिव है, तो इसके अंदर जो है लस्ट ही लग रही है कि एक खातून जो अपनी शायद ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी और 5 बच्चों के होने के बावजूद उसने ये सोचा कि अगर उसको अपने रिलेशनशिप में खुशी नहीं मिल रही तो शायद एक नए शख्स के साथ उसको खुशी हासिल हो। लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली ये भी रिसर्च कहती है कि जब लोग इस किस्म के सेकेंडरी रिलेशनशिप में एंटर होते हैं तो उसमें भी वो बहुत खुशी हासिल नहीं कर सकते। तो कई दफ़ा कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो कि किसी भी हाल में खुश नहीं रहती, तो वो भी एक रीज़न हो सकती है। कई दफ़ा कंटिन्यूस डोमेस्टिक वायलेंस और
इमोशनल अब्यूज़, क्योंकि हमारे माशरे में फ़िज़िकल अब्यूज़ तो एक क्लास है जिसमें होता है, लेकिन इमोशनल अब्यूज़ जिसमें एक दूसरे की इज़्ज़त ना करना, किसी के सेल्फ इमेज को डैमेज करना, किसी को नेम कॉलिंग करना, या फिर आपस में वो प्यार मोहब्बत जो एक रिश्ते की बेसिक रिक्वायरमेंट है, जब उससे बंदा दूर होना शुरू हो जाता है तो इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो बहुत रूनमा होते हैं। आपने ज़ख्मी होने वाले शख्स की गुफ्तगू भी सुनी और उसका भाई जो मुद्दई बना है उसकी भी गुफ्तगू सुनी। उनको पुलिस ने ये बताया है कि उनकी सगी भाभी ने अपने शौहर को कत्ल करवाया है और इस दूसरा जो उनका जेठ था उसको ज़ख्मी करवाया है। और वजह नाज जो है वो बताया यही जा रहा है कि खातून इस कातिल से शादी करना चाहती थी और उसका इसके साथ कोई अफेयर चल रहा था और उस तनाज़र के अंदर उसने इस कातिल को कहा कि मेरे शौहर को मार दो और उसके बाद मैं तुम्हारे से शादी कर लूँगी। इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा रोनुमा होना शुरू हो गए हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? ऐसे वाक़यात पहले बहुत कम मंजर आम पे आते थे। क्या ये कोई मुआशरती बिगाड़ पैदा हो रहा है या ये इंडिविजुअल सतह के ऊपर कोई ज़हनी बीमारी होती है? ये तमाम तफसीलात जानने के लिए डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, इस तरह के वाक़यात का मौजिब क्या है? ज़हनी कोई इश्यूज़ होते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हालात हैं, क्या चीज़ है? वेरी वेल सेड उमर, आपने खुद ही बता दिया। देखें, कई दफ़ा जब रिलेशनशिप्स में सेटिस्फैक्शन नहीं होती तो लोगों के अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते। ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामिन ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। अब लेटेस्ट रिसर्च इसी तरफ पॉइंट आउट कर रही है कि जिन लोगों के रिलेशनशिप्स नहीं अच्छे होते या जो लोग खुद जहनी बीमारियों का शिकार होते हैं, उनके अंदर हैप्पीनेस के हार्मोन्स कम होने की वजह से वो इनफिडिलिटी का शिकार होते हैं या वो इस किस्म के और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो इस वाक़े के अंदर भी कुछ लस्ट का वाक़या लगता है। देखें आप, हम अक्सर मोटिव देखते हैं कि क्या मोटिव है, तो इसके अंदर जो है लस्ट ही लग रही है कि एक खातून जो अपनी शायद ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी और 5 बच्चों के होने के बावजूद उसने ये सोचा कि अगर उसको अपने रिलेशनशिप में खुशी नहीं मिल रही तो शायद एक नए शख्स के साथ उसको खुशी हासिल हो। लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली ये भी रिसर्च कहती है कि जब लोग इस किस्म के सेकेंडरी रिलेशनशिप में एंटर होते हैं तो उसमें भी वो बहुत खुशी हासिल नहीं कर सकते। तो कई दफ़ा कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो कि किसी भी हाल में खुश नहीं रहती, तो वो भी एक रीज़न हो सकती है। कई दफ़ा कंटिन्यूस डोमेस्टिक वायलेंस और इमोशनल अब्यूज़, क्योंकि हमारे माशरे में फ़िज़िकल अब्यूज़ तो एक क्लास है जिसमें होता है, लेकिन इमोशनल अब्यूज़ जिसमें एक दूसरे की इज़्ज़त ना करना, किसी के सेल्फ इमेज को डैमेज करना, किसी को नेम कॉलिंग करना, या फिर आपस में वो प्यार मोहब्बत जो एक रिश्ते की बेसिक रिक्वायरमेंट है, जब उससे बंदा दूर होना शुरू हो जाता है तो इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो बहुत रूनमा होते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से खातून ने अपने आशिक को कहा कि इस बंदे को मार दो और वो भी तैयार हो गया मारने के लिए, और फिर बाकायदा उन्होंने उसके औरत के शौहर को मार भी दिया और उसके भाई को ज़ख्मी कर दिया, ये मेंटालिटी क्या? एक हमारे यहाँ पे कानूनी तौर पे सेफ एग्जिट भी तो ले सकते हैं ना, डाइवोर्स लेके, खुला लेके आप अलहदा हो सकते हैं, तो कत्ल ही करवाना क्यों मकसद होता है फिर? यानी मेरा ख्याल में ये अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स लेना हमारा दीन भी उसकी इजाज़त देता है। एक अब्यूसिव रिलेशनशिप के अंदर रहने से कहीं बेहतर होता है कि जो, क्योंकि बच्चों की भी नफ्सियात अफेक्ट हो रही होती है और आपस में जो 2 कपल्स होते हैं उनकी भी नफ्सियात अफेक्ट हो रही होती है, लेकिन हमारा माशरा अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को जो है वो डाइजेस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से लोग और तरीके के ऐसी रैशनलाइजेशंस और इस किस्म की जो कह लें कि ड्रामेटाइजेशंस करते हैं जिसके अंदर वो उनको लोगों का सामना भी नहीं करना पड़ता। तो इस केस के अंदर भी कुछ ऐसा वाक़या लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें कि एक शख्स ऐसे ही उठ के किसी को ख़त्म नहीं कर सकता। ज़रूर कोई ना कोई क्रिमिनल टेंडेंसीज, कोई ड्रग एडिक्शन या कोई ना कोई नफ्सियाती बीमारी उस शख्स को भी होगी, वो उसका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले भी होगा। और ये भी देखने में आया है कि जो ऐसे क्रिमिनल लोग होते हैं, जो साइकोपैथ्स और सोशियोपैथ्स होते हैं,
उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोगों को बड़ी जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो सेकेंडरी रिलेशनशिप्स में, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में बहुत जल्दी लोगों को इतना स्पेल बाउंड कर देते हैं कि फिर वो जैसा वो करते हैं वैसे ही वो कोशिश करते हैं। अगला शख्स जो है वो उनको ना भी कहे तो वो उनके रिलेशनशिप को परमानेंटली ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हमारे माशरे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक टैबू है। कानूनी तौर पे भी हमारे ऊपर बहुत सी बाउंड्रीज़ हैं, दीनी तौर पे भी हैं, और फिर एक माशरती हमारे ऊपर प्रेशर भी होता है। उसके बावजूद भी इन ऐसे रिश्तों की तादाद में इजाफा होना कहाँ पे बिगाड़ है? परवरिश में बिगाड़ है, हमारे जो दिखाया जा रहा है टेलीविज़न पे उसकी वजह से है? क्या ऐसी वजह है कि वो एक इस चीज़ का बीज जो आपके जहन में आ जाता है और फिर आप उसके हसूल के लिए देखिए, पहले हमारे फैमिली यूनिट बड़े कोहेसिव होते थे और जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, लोगों की नज़र होती थी और लोगों के रिश्तों में मजबूती होती थी। अब लोगों के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आना शुरू हो गए हैं। लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए कह लें कि फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम होनी शुरू हो गई है, और जो एक फैमिली इन्वायरमेंट होती थी जिसके अंदर हिरार्की होती थी कि बड़ा है छोटा है, वो भी डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होनी शुरू हो गई है। जब हर शख्स अपने आप को एक ही लेवल पे फैमिली में समझेगा तो इस तरह के बिगाड़ आते हैं। दूसरे के एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, आई वुड से कि ये जो हमारे बच्चों को हम टाइम से पहले मोबाइल फ़ोन्स और इनको गैजेट्स दे देते हैं ना, इसकी वजह से भी बच्चे हर तरह का मटीरियल देख रहे होते हैं और हर तरह की नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो इनग्रेन हो रही होती है और वो इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस। देखें, नेगेटिविटी हमेशा ज़्यादा अगले शख्स के जहन को इम्प्रेस करती है। अगर नेगेटिव चीज़ें बच्चा देखता है और बड़ा होता है और वेस्टर्नाइज्ड जो भी कल्चर है, जब वो उससे इम्प्रेस होगा तो बड़े होके भी डेफिनेटली वही चीज़ करेगा जो वो मीडिया पे देख रहा है। डॉक्टर साहब, वेरी प्रिसाइजली, एक बच्चा जिसका बाप कत्ल हो जाए, माँ किसी के साथ शादी करने के लिए उसको छोड़ दे और वो पकड़ी जाए और फिर जेल वगैरह हो जाए, ये 5 ऐसे बच्चे हैं जिसका बाप कत्ल हो गया, माँ जो है वो बाप के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ी गई, और एक उसके ऊपर इल्ज़ाम भी ऐसा घिनौना लगा कि उसने अपने आशिक के साथ जाने के लिए बाप को कत्ल करा दिया। ऐसे बच्चों की ज़िंदगी क्या होगी? उनके साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट करेगा ये सारा? दिस इज़ अ सवेयर फॉर्म ऑफ ट्रॉमा और ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन का, लाइफ लॉन्ग डिप्रेसिव उनके अंदर थॉट्स हो सकती हैं, लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है, सेल्फ एफिकेसी, अपना सेल्फ इमेज उन बच्चों का डिस्ट्रॉय हो जाता है। उन बच्चों के लिए माँ एक सरोगेट होती है और बाप भी एक सरोगेट होता है। जहाँ दोनों नहीं रहेंगे, उन बच्चों के लिए साइकोलॉजिकली अपने आप को फॉल बैक करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि माशरे में जो स्टिग्मा है, ऐसे बच्चे बहुत सा स्टिग्मा स्कूल में भी फेस करेंगे और जैसे जैसे बड़े होंगे वो स्टिग्मा उनके साथ रहेगा। और चाइल्डहुड स्कार्स जो होते हैं वो सारी ज़िंदगी रहते हैं। नफ्सियात में हम कहते हैं कि ये चीज़ें हम थोड़ी ख़त्म तो कर सकते हैं थोड़ी लेवल तक, लेकिन वो रहती हैं वहाँ पे। तो ऐसे बच्चों को नफ्सियाती तौर पे मेरा ख्याल में थोड़ी सी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि माशरे में उनका एक प्रोडक्टिव शहरी बनने में भी लोग उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे और अपनी क्लोज फैमिली भी एक्सेप्टेंस नहीं देगी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थी। आपने ज़ख्मी होने वाले शख्स की गुफ्तगू सुनी कि जब उसके भाई को कत्ल कर दिया गया और उसको गोली मारी गई तो उसको ये अंदाज़ा हो गया था कि ये डकैती मुज़ाहमत पर ज़ख्मी नहीं बल्कि कोई दुश्मनी, कोई टारगेट किलर जो है वो आया है। और जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी, पुलिस ने ना सिर्फ कातिल को पकड़ लिया बल्कि जिस खातून ने कत्ल करवाया उसको भी पकड़ लिया। और बिल आखिर ये चीज़ इंकशाफ हुआ कि बीवी ने अपने शौहर को अपने आशिक के साथ ज़िंदगी गुजारने की खातिर कत्ल करवाया और उसने ये भी नहीं सोचा कि माशरे में उसके 5 बच्चे कैसे जिएंगे। आपने डॉक्टर साहबा की गुफ्तगू सुनी कि इन बच्चों का जो मेंटल ट्रॉमा है वो उनके साथ काफ़ी हद तक ज़िंदगी में चलेगा और उसको ख़त्म कराने के लिए उनको ना सिर्फ बहुत सी काउंसलिंग की ज़रूरत है बल्कि लोगों के ताने जो हैं वो भी उनको हर वक्त इस ज़ख़म से निकलने में मददगार नहीं साबित होंगे, बल्कि हर वक्त उनका ये ज़ख़म जो है वो लोगों के ताने जो है वो हरा कर देंगे। बहरहाल पुलिस ने बहुत ही एफिशिएंसी के साथ काम करते हुए ना सिर्फ कातिलों को पकड़ लिया बल्कि कत्ल करवाने वाली खातून को भी पकड़ लिया और कानून के मुताबिक कार्रवाई जो अमल में लाई जा रही है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।